शाम कौशल वापस घर लौटा तो अपनी बिजनेस डील फाइनल होने पर बेहद मसरूर था। तभी शौक से धुन गुनगुनाते हुए अपने कमरे की जाने बढ़ने लगा तो मुलाजिम ने उसे ताज़ा इत्तलात बहाम पहुँचाते हुए बाहर किया। साहब, घर में इस वक्त कोई भी नहीं है। बड़ी बेगम साहिबा और छोटी बेगम साहिबा दोनों हसन मिलाज में हैं। क्यों? उसे इस गैर मुतवक्का इत्तला पर थोड़ी सी हैरानगी हुई थी, क्योंकि आज उसे तमकीन के साथ डिनर के लिए बाहर जाना था और ये प्रोग्राम खुद तमकीन ने ही फाइनल किया था। वो तो साहब हमें नहीं मालूम। सीधे साधे से मुलाजिम ने मध्यम लहजे में माजूरी ज़ाहिर की तो वो उलझा उलझा सा हसन विलाज चला आया। मामा, निम्मी कहाँ है? लाउंज में दाखिल होते उससे रुखसाना बेगम से पूछा तो जवाब में उन्होंने बुरी तरह से उसे लुताड़ दिया। अब ख्याल आया है तुम्हें निम्मी का? और दिन भर कहाँ थे तुम? ना तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल रहा था और ना ऑफिस वाले बात करवाते थे कि साहब बिजी हैं। वह हंसी भरी बैठी थी, जिस पर अशर को कदर नदामत के साथ साथ थोड़ी सी परेशानी ने भी आ घेरा। लेकिन बात क्या है मामा? आप प्लीज़ बताएं ना। वो कदरे झुंझला गया था। तब रुखसाना बेगम ने मुख्तसर लफ्ज़ों में वो सारी कहानी उसकी गोशगुजार कर दी जो तमकीन की मारूफियत उनके इल्म में आई थी। ओह, एक तो ये लड़की भी हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ तो हर रोज़ ना जाने कितने लोग ऐसे ही मर जाते हैं। अब हम उन सब के लिए अपनी रोज़ी को ठोकर मारते रहे तो क्या होगा गुजारा? उसे अपनी बेनियाजी पर ज़रा सा भी मलाल नहीं था और ना ही उस गरीब बच्चे की मौत का कोई अफसोस हुआ कि जिसके लिए तमकीन का नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा था। बहरहाल, इस वक्त निमी कहाँ है? दोनों हाथ बालों में फेर कर वो कतरे नरम पड़ते हुए बोला तो रुखसाना बेगम ने उसे बताया। आराम कर रही है दूसरे कमरे में। दिन भर से बेहोश थी। अभी थोड़ी देर पहले ही होश आया है उसे। रुखसाना बेगम की इत्तला पर वो फौरन निम्मी के कमरे की तरफ चला आया, जो इस वक्त बेड पर लेटे हुए ना जाने किन सोचों में गुम थी। अशर मुस्कुराकर बेड पर उसके पहलू में बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, अब कैसी तबीयत है निम्मी? लेकिन उससे पलटकर उसकी तरफ देखा, ना कोई जवाब दिया। नाराज हो गया? उसे हफा हफा सा खुद से बेनियाज पाकर उसने अपना सर उसके कंधे से टिकाते हुए दोबारा पूछा, मगर इस बार भी तमकीन इसके सवाल का कोई जवाब न दे सकी। देखो निम्मी, मैं तुमसे 1000 मर्तबा कह चुका हूँ कि तुम मुझसे लड़ लिया करो, मगर इस तरह नाराज़ ना हुआ करो। नहीं सह सकता मैं तुम्हारी नाराज़गी, मगर फिर भी तुम। बहरहाल, बताओ क्या हुआ है? नाराज़ क्यों हो तुम? वो ऐसे शो कर रहा था जैसे उसे तो किसी बात की खबर ना हो। तभी वो कदरे तप कर बोला था। जवाब में तमकीन ने किसी कदर शिकायती अंदाज में उसकी तरफ निगाह की, फिर सर्द लहजे में बोली, मैं क्यों होने लगी तुमसे नाराज़? मेरा हक ही क्या है तुम पर? ना चाहने के बावजूद भी उसकी आवाज़ भीग गई थी, जिस पर अशर को मज़ीद गुस्सा आ गया। प्लीज़ निम्मी, बात का बतंगड़ मत बनाया करो। एक तो पहले ही ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, ऊपर से घर आकर तुम्हारी ये रोती बसूरती शक्ल मज़ीद थका डालती है। निहायत झुंझलाकर वो बोला था और उसके अल्फाज सीधे तीर की मानंद तमकीन के दिल को काट गए। तभी वो चिल्ला उठी, तो बदल लो ना ये शक्ल, ले आओ मेरी जगह कोई और। वो रोना नहीं चाहती थी मगर रो पड़ी थी। जवाब में अशर ने कन अखियों से उसकी तरफ देखा, फिर नर्म लहजे में बोला, फॉर गॉड सेक निम्मी, क्या हो जाता है तुम्हें? और फिर अरीज था ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली तो नहीं थी। अपनी तरफ से बचाव का एक और जवाब ढूंढा उसने, मगर तमकीन उसके जवाब से शांत नहीं हुई। तभी मचल कर बोली, अरीश मेरा शोहर नहीं है। वहाँ मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत ही अरीज की नहीं। ओके, प्लीज़ काम डाउन। उसकी बुलंद आवाज़ में चिल्लाने पर अशर ने फ़ौरन घबरा कर कहा। फिर उसने अपनी चेकबुक निकालकर एक चेक पर 5 लाख का अमाउंट भरा। फिर वो चेक तमकीन की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैं अपनी कोताही के लिए मौसरत ख्वाह हूँ निम्मी, लेकिन तुम ही बताओ कि इस हादसे में मेरा या तुम्हारा कसूर कहाँ निकलता है? हम अगर चाहें भी तो सब लोगों के जहन उनकी बेहस दिल बदल नहीं सकते, और ना ही हमारा दुख इस गरीब बच्चे को दुनिया में वापस ला सकता है। लिहाजा ये कुछ रुपयों का चेक है जो हम इस गरीब बच्चे के घर वालों को देकर उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान कर सकते हैं कि अब दिल को करार पहुंचाने का यही एक वाहिद ज़रिया है हमारे पास।
अपना हाथ उसके कंधों के गिर्द फैलाते हुए वह नरमी से बोला, तो तमकीन उसके सीने पर सर टिकाकर फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे इस बच्चे की मौत उसे भुलाए न भूल रही हो। तब अशर ने निहायत नरमी के साथ उसे खुद से अलग करते हुए धीमे धीमे लहजे में कहा, प्लीज़ बस करो निम्मी, और कितना रोगी तुम? देखो तुम्हारी आंखें मुसलसल रोने से किस कदर सुर्ख हो रही हैं। चलो अब उठो, हम उस बच्चे के घर चलते हैं और वापसी में डॉक्टर असद से भी दो दो हाथ होकर आते हैं। ओके। उसके आंसू खुद अपने हाथों से पहुँचते हुए उसने कहा, फिर उसके धीरे से इस बात में सर हिलाने पर पुरसुकून सांस भरते हुए खुद भी फ्रेश होने के लिए उठ खड़ा हुआ। फिर बेगम रोड के करीब वाक़या इस बच्चे के घर जाकर उन्होंने तज़कियत भी की और 5 लाख रुपए भी बच्चे के वालिद के हाथ पर रख दिए। तो अपने बच्चे के दुख में निढाल वो लोग उनका शुक्रिया अदा करते न थक रहे थे, जिन्होंने इंसानियत के नाते उनके बच्चे के लिए उतना कुछ कर लिया था। फिर घर वापसी से कबल अशर तमकीन का दिल बहलाने के गर्ज से उसे पूरा शहर घुमाता रहा, और फिर वो उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खिलाने के लिए ले आया। तो वहीं उनकी मुलाकात अरीज अहमद से हो गई, जो अपनी टेबल पर अलग थलग सा बैठा ना जाने किन सोचों में गुम था। तब देर तलक अशर और अरीज तो बच्चे और बिजनेस के मुतालिक गुफ्तगू करते रहे, और तमकीन हासिल तवज्जा से अरीज की खूबसूरत बादामी आंखों में तैरते दुख की कहानी में उलझी रहीं, कि जिसने अरीज अहमद को बहुत दिलकश बना दिया था। इस रोज़ ना जाने क्यों रात गए तक अरीज की आंखों में छुपा यही दर्द उसे मुसलसल डिस्टर्ब करता रहा, और पूरी रात सो ना पाई। अगले कुछ ही दिनों में अशर की सालगिरह थी, जिसे सईद साहब और रुखसाना बेगम वसी पैमाने पर अरेंज करना चाहते थे। तभी नज़दीक दूर के काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट कर लिया, जिसमें अरीज अहमद की शिरकत खसूसी थी कि वो अशर के बेस्ट फ्रेंड्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर था। शीज़ा चूँकि काफ़ी रोज़ पहले ही हसन मिलाज आ चुकी थी, लिहाजा उसे अपनी तैयारी के लिए काफ़ी टाइम मिल गया। वैसे भी वो अब पहले की निस्बत काफ़ी खामोश रहने लगी थी। बाकौल आयशा बेगम, ना जाने सारा दिन ये लड़की अपने कमरे में घुसी क्या क्या लिखती रहती है। बड़ी माँ का ये इंकशाफ अशर और तमकीन दोनों के लिए हैरान कुन था, लेकिन उन्होंने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और अपनी ही मौज में गुम रहे। अशर की बर्थडे पर अरीज जानबूझकर हासिल ताख़ीर से पहुंचा, जिस पर अशर ने खफगी का इजहार भी किया, लेकिन उसने बहुत आसानी के साथ एक्सक्यूज़ करके उसे शांत कर दिया। मगर जब पार्टी स्टार्ट हो गई, अरीज हस्बे आदत सब दोस्तों से मिल मिलाकर एक निस्बतन पुरसुकून सी जगह पर तन्हा होकर बैठ गया। उसकी उदास निगाहें मुसलसल तमकीन के खूबसूरत चेहरे पर मरकूज थीं, जो एक ऑफ वाइट करेब की साड़ी में मलबूस थी, जिस पर निहायत खूबसूरती के साथ मकेश का काम किया हुआ था। साड़ी का पल्लू और ब्लाउज खसूसी खूबसूरती का हामिल था, जबकि वो गुलाब के फूल की मानंद खिली खिली आज नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। और इसके पहलू में खड़ा नटखट सा अशर अहमद बात बात पर खिलखिलाता ग्रे थ्री पीस सूट में मलबूस नफासत से तैयार गजब ढा रहा था। बिलाशुबा इन दोनों के कपल को लाजवाब करार दिया जा सकता था, मगर वो अपने दिल का क्या करता कि जहाँ अब दर्द ने मुस्तकिल डेरा जमा लिया था, और इस दर्द से लड़ते लड़ते निढाल हो रहा था, खुद को संभालते संभालते थक रहा था। इसी पल रुखसाना बेगम ने तमकीन को किसी काम से बुलाया, और अरीश ने देखा कि अब वहाँ अशर के पहलू में तमकीन की जगह शिजा अहमद खड़ी थी, जिसने बगैर आस्तीनों के नेट का ब्लैक सूट जेबतन कर रखा था और दुपट्टा बेनियाजी से कंधे पर झूल रहा था। खुले गले की वजह से उसका सीना बड़े खुलेपन से वाज़ा दिखाई दे रहा था, और बिलाशुबा इससे कतई बेखबर नहीं थी वो। अशर अब हंस हंस कर उसे देखते हुए बातें कर रहा था, जबकि दूर बैठे अरीज अहमद का दिल जैसे सुकड़ कर रह गया। ये हकीकत थी कि उसने तमकीन रज़ा से बिल्कुल सच्ची मोहब्बत की थी। उसके कर्ब की तमन्ना भी जागी थी दिल में, मगर वो जान गया था कि तमकीन की खुशी अशर के प्यार में है। सो इस हकीकत के इंकशाफ के बाद उसने अपनी मोहब्बत को दरमियान से समेट लिया था, क्योंकि सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए अपनी खुशी से कहीं बढ़कर महबूब की खुशी अहम होती है। सो उसने तमकीन के लबों पर खिलते गुलाबों के सदके अपनी आरज़ुओं का गला घूंट दिया था, मगर अब
उन दोनों के प्यार में शिजा अहमद को देखकर ना जाने क्यों वो चौंक उठा था, क्योंकि इसने बारहा शिजा अहमद को अशर से करीब होने की कोशिश करते देखा था और उसकी ये हरकतें नादास्ता तौर पर कतई नहीं थीं। तभी उसके अंदर खतरे के अलार्म बज उठे थे, मगर वो यहाँ भी बेबस था, क्योंकि तमकीन की मानिंद उसे अशर की भी पर्सनल मामले में टांग अड़ाने का कोई हक नहीं था, और ना ही वो ऐसे किसी खदशे का तमकीन से इजहार करके उसकी खुशगवार ज़िंदगी में कोई जहर घोलना चाहता था। सो खामोशी से यह तमाशा देखता रहा, जहाँ निगाहों के बिल्कुल सामने शिजा अहमद बहाने बहाने से अपना कंधा अशर के कंधे के साथ टच कर रही थी, कभी खिलखिलाते हुए अपना सर उसके शानों पर धर रही थी, तो कभी उसका बाजू थाम कर उसे अपनी फ्रेंड्स से मुतारिफ करवा रही थी। जाने इस वक्त इसे क्यों लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये तमकीन की बेस्ट फ्रेंड मासूम सी तमकीन के हक पर डाका डालने की कोशिश कर रही है, और वो जाने कब तक इन्हीं ख्यालात में खोया रहता कि अचानक तमकीन ने वहां आकर उसे चौंका डाला। अरे मिस्टर इरज, आप यहाँ तन्हा क्यों बैठे हैं? वो उसके सर पर खड़ी उससे पूछ रही थी। जवाब में अरीज ने चौंक कर उसे देखा, फिर धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया, फिर बामुश्किल लबों पर बेजान सी मुस्कुराहट फैलाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही शोर हंगामों से एलर्जी है। बहरहाल आपको तो अशर के साथ होना चाहिए, फिर यहाँ क्या कर रही हैं आप? दिल की बात वो लबों पर हिले ही आया था, मगर तमकीन उसके लहजे की गहराई को न नाप सकी, तभी बेनियाजी से बोली, मैं तो उसी के साथ थी सुबह से, लेकिन अब आपको यहाँ अलग थलग सा बैठते हुए देखा तो इधर चली आई। वैसे मैं अगर आपसे एक पर्सनल सा सवाल पूछूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे ना? इसके सामने ही कुर्सी घसीट कर उसके मुकाबिल बैठते हुए उसने कहा था। जवाब में अरीश ने धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। तब तमकीन ने भरपूर दिलचस्पी से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली थी तो आप इतने दुखी नहीं लगते थे मुझे, लेकिन अब पिछले 3-4 माह से मैं ना जाने क्यों आपकी आंखों में एक अजीब सा दर्द तैरते हुए देख रही हूँ। हत्ता कि अपनी शादी वाले दिन भी मैंने आपको बहुत दुखी पाया था। ये सब क्या है मिस्टर अरीज? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। उसके दिल के हाल से कतई बेखबर, उसने जो सवाल इरज अहमद से पूछा था, उसके जवाब में वो सर से पैर तक हिलकर रह गया। अब वो उसे क्या बताता कि ये दर्द खुद उसी की देन है। तभी खुद को संभालते हुए फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर फैलाते हुए बोला, ये सब आपका वहम है, वगरना मैं तो शुरू से ही ऐसा हूँ। बहरहाल आप मेरी फ़िक्र करना छोड़िए और अशर की फ़िक्र कीजिए, क्योंकि वहाँ उसके पहलू में आपकी बेस्ट फ्रेंड अपनी जगह बना रही है। बज़ाहिर उसने हंसी मजाक में कहा था, मगर हकीकत में वो उसे मुमकिना खतरे से आगाह करना चाहता था। तभी ये बात छुपा ना सका, तो कदरे चौंक कर उसकी समेत देखती हुई तमकीन रज़ा अगले ही पल वहाँ से उठ खड़ी हुई, फिर 2 ही कदम उठाकर वापस पलटते हुए बोली, लो, मैं तो भूल ही गई कि मैं यहाँ इंशा के मुतालिक पूछने आई थी। कहाँ है वो? आज इस तकरीब में आपके साथ आई क्यों नहीं? आई डोंट नो, मैं उन्हें हर वक्त अपने साथ नहीं रखता। वैसे उनके घर फ़ोन किया था मैंने, वहाँ से पता चला कि उन्हें तेज़ बुखार है, जिसकी वजह से वो कहीं नहीं जा सकती। सो अब यहाँ इस तकरीब से फरागत के बाद मेरा इरादा उन्हीं की तरफ जाने का है। कंधे उचकाकर हाथ से लाताल्लुक से अंदाज में उसने कहा था, जिस पर तमकीन फ़ौरन फ़िक्रमंद हो गई। ओके, आप प्लीज़ वहाँ जाएं तो मेरी तरफ से भी खैरियत पूछिएगा। बाद में इस तकरीब से फरागत पाते ही मैं और अशर भी इसकी तरफ जाएंगे। जाते जाते उसने कहा था। जवाब में इरीश ने धीरे से इस बात में सर हिला दिया, जबकि इनकी इस तवील गुफ्तगू को शिजा ने किस रंग में अशर को दिखाया, तमकीन के फरिश्तों को भी उसकी खबर नहीं हो सकी थी। शाह इलाज में सौलिया भाभी के फैसले और साइला खान की आमद से जो तूफान उठा था, वो फरजाना बेगम और माहम शाह की तौफील अभी तक थमा नहीं था, बल्कि साइला खान के घर वापस जाते ही मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर गया था। फरजाना बेगम और माहम शाह को शुरू से ही अजमीर शाह से खुदा वास्ते का बहर था, लेकिन अब सौलिया भाभी के ज़बरदस्त तमाचे के बायस वो और उनकी बहन साइला खान भी फरजाना बेगम के अताब का निशाना बनी हुई थी। आज अजमेर के इंग्लैंड वापस जाने की वजह से सभी लोग ऑफिस से जल्दी आ गए थे, जबकि वह खुद ऊपर
अपने कमरे में बैठा चुपचाप ये सारा तमाशा देख रहा था। उसकी फ़्लाइट में अभी 6 घंटों का वक़्त बाकी था और उसे इन 6 घंटों में कोई भी फ़ैसला करके सौल्या की पुरखुलूस साथ को फरसाना बेगम के अताब से छुटकारा दिलाना था। तभी जब उसने अरसलान भाई को सौल्या भाभी पर चिल्लाते हुए सुना तो उससे रहा ना गया। वो खामोशी से उठकर नीचे हॉल में चला आया, जहाँ इस वक्त घर के सभी लोग खड़े चुपचाप तमाशा देख रहे थे, जबकि निढाल सी सौल्या भाभी एक तरफ खड़ी आंसू बहा रही थी। पापा, मैं आज की इंग्लैंड के लिए सीट कैंसिल करवा रहा हूँ। नीचे आकर वो सीधा एहसन शाह साहब से मुखातिब हुआ था। जवाब में सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ पापा, मैं फ़िलहाल 1-2 रोज़ तक इंग्लैंड नहीं जा रहा। एहसन साहब को हैरान कुन निगाहों से अपनी तरफ देखते हुए पाकर उसने कहा था, लेकिन क्यों बेटे? कल तक तो तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। एहसन साहब को इसके अचानक फैसले से हददर्जा हैरत हुई थी। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल तक वाकई मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर आज सौल्या भाभी की छोटी बहन साइला खान से मिलकर मैंने ये फैसला किया है कि पहले शाह विलाज और आप लोगों को एक खुशखबरी सुना दूँ, फिर इसके बाद इंग्लैंड फ्लाई करूँ। निहायत तहम्मुल से उसने कहा था। जवाब में एहसन शाह साहब ने फिर चौंक कर उसे देखा। कैसी खुशखबरी बेटे? तुम खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? उसकी मुबहिम गुफ्तगू ने उन्हें हादसा उलझा डाला था। तभी अजमीर ने एक मुस्कुराती नज़र गुस्से से सुरख फरसाना बेगम पर डालते हुए रिलैक्स अंदाज में कहा, पापा, मैं साइला खान से मंगनी करना चाहता हूँ, जल्द अज जल्द। वॉट? उसके अल्फाज से गोया वहाँ मौजूद हर फर्द को धचका लगा दिया था। जिस लड़की की वजह से सुबह से उनके घर में फसाद मचा था, अब अजमीर उसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का कह रहा था। हाँ पापा, मैं इंग्लैंड जाने से कब ये रस्म अदा करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे किसी की पसंद और नापसंद से कोई गर्ज नहीं है, स्पेशली फरजाना आंटी के इतराज़ से तो कतई नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर मुझे और मेरी मामा को मुस्कुराते हुए नहीं देख सकती। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सौल्या भाभी के घर जाएं और साइला को पूरे इस्तेहाक के साथ मेरे लिए मांगें कि ये मेरी सौल्या भाभी की खुशी का सवाल है। किसी कदर रिलैक्स अंदाज में कहते हुए वो सौल्या भाभी की तरफ पलट आया, जो हैरानगी से उसे देख रही थी। भाभी, अब तो खुश हैं ना आप? देखिए, मैंने वही फैसला किया जो आप चाहती थीं, इसलिए प्लीज़ अब तो ये आंसू पोंछ लीजिए। उन्हीं का आंचल थाम कर उन्हें थमाते हुए धीमे लहजे में बोला तो सौल्या भाभी की आंखें मारे खुशी के फिर से भर आईं। भाभी, आप जानती हैं, मैं जानता हूँ और हमारा खुदा जानता है कि आप बिल्कुल मेरे लिए मेरी मामा की तरह काबिल एहतराम हैं। मेरे दिल ने हमेशा आपको सगी बहनों की मानद तस्लीम किया है, इसलिए हवा कोई कितने ही घटिया अंदाज से हमारे बारे में सोचे, हमें किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान अपने सोचने बोलने के मामले में कतई आज़ाद है। हम ज़बरदस्ती किसी को अच्छा सोचने या बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक साइला का सवाल है तो ठीक है, सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैं अभी और इसी वक्त इस मंगनी के लिए तैयार हूँ, बिना किसी की इजाज़त और मर्ज़ी के। प्लीज़ अब तो आंसू पोंछ लें। उनका पल्लू थामे थामे वो हाथ से मिलतजी अंदाज में बोला तो गुमसुम सी खड़ी सौल्या भाभी आंसुओं से भरी आंखों के बावजूद हंस पड़ी। मैं जानती थी चंदा, तुम मेरा मान कभी नहीं तोड़ोगे और तुमसे एक भाई और बेटी की हैसियत से जो मेरा प्यार है, मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। इसके लिए हवा कोई भी मुझे कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं। हाँ, साइला के लिए हामी भर के तुमने मुझे जो खुशी दी है, इसके लिए वाकई मैं तुम्हारी ममनून हूँ। ताहम मैं तुम्हारा और साइला का बंधन इस घर के बुजुर्गों की बाहमी रज़ा से ही बांधूंगी, क्योंकि हाइका आंटी, आमना आंटी, बिलाल अंकल, एहसन अंकल और पापा, आप सब इस रिश्ते पर राज़ी हैं ना? अजमीर का हाथ थाम कर वो फरसाना बेगम को कतई नज़रअंदाज करती दीगर अफराद की तरफ रुख फेर कर बोली, तो थोड़ी सी शशोपंज के बाद आफाक शाह ने आगे बढ़कर उनके सर पर अपना हाथ रख दिया। फिर अजमेर की तरफ देखते हुए उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया तो फरजाना बेगम अपनी जगह पर चल कर रह गईं। आफाक शाह की रजामंदी के बाद बिलाल शाह और एहसन शाह ने भी इस रिश्ते पर रजामंदी का इजहार कर दिया और हाइका बेगम ने दिल से सौल्या भाभी के फैसले को सराहते हुए
उनका माथा चूम लिया तो वो एकदम से हल्की फुल्की होकर मुस्कुरा दी। तब अरसलान अहमद शाह ने भी आगे बढ़कर उनसे माजरत कर ली तो उनकी रूह हकीकी मायनों में सरशार हो गई। जबकि उनसे कुछ ही फासले पर खड़ी फरजाना बेगम और माहम शाह तो यूं हैरत से सौलिया भाभी और हमेशा जली कुट्टी सुनकर खामोश रहने वाले अजमीर शाह को देख रही थीं, गोया उनकी इस कदर जुरत पर बेहोश ही हो जाएंगे। माहम और उसकी दीगर हमयालों के तो गुमान में भी दूर दूर तक ये नहीं था कि अजमीर शाह जैसे आम से शक्ल और सूरत वाले लड़के को साइला खान जैसी परी नसीब हो जाएगी। तभी वो एक ट्रांस की सी कैफियत में वहाँ से खिसक गई, जबकि एक कोने में मसलसल गुमसुम सी खड़ी अरीशा खान की उम्मीद का खोया आखिरी दिया भी बुझ गया। इस वक्त अजमीर के फैसले के बाद उसका मासूम सा दिल यूं किरची किरची होकर बिखर गया कि खुद उससे भी अपने दिल के टुकड़े चुनना दुश्वार हो गया। वो इतवार का दिन था और इंशा हासी मसरूफियत के आलम में घरेलू अशिया की खरीदारी की लिस्ट बना रही थी जब बेकरार से अदनान रऊफ ने शानदार गाड़ी एक मरतबा फिर उसके दरवाजे पर आकर रोकी। मगर इस मरतबा वो अकेला नहीं था, बल्कि अहमद रऊफ साहब और सयाल बेगम उनके हमरा थे। तभी उसकी बेल के जवाब में जब इंशा ने दरवाज़ा खोला तो वो इसके साथ अहमद रऊफ साहब और सयाल बेगम को देखकर चाहने के बावजूद उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद न कर सकी। आइए प्लीज़। कतई बेगानगी से दरवाजे की एक समेत होकर उसने गुमसुम से अहमद रऊफ साहब से कहा, जिनकी आंखें उसे अपने सामने देखते ही पल में भर आई थीं। फिर उन लोगों के घर में दाखिल होने के बाद वो दरवाज़ा बंद करके अपने छोटे से टीवी लॉन्च में ले आई, जहाँ बैठकर अभी कुछ देर पहले चंद घरेलू अशिया की खरीदारी की लिस्ट बना रही थी। कैसी हो बेटी? और बाबा जान का क्या हाल है? सयाल बेगम ने सोफ़ा पर बैठते ही सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ किया। जवाब में टीवी लॉन्च से मुख्तलिफ चीज़ें समेटती इंशा अहमद ने मसरूफ़ियत से जवाब दिया। मैं और बाबा अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हैं आंटी। अलबत्ता आप लोग सुनाइए कि आज मुद्दत के बाद हमारी याद कैसे खींच लाई आपको? उसका सर्द लहजा कतई गुस्ताखाना नहीं था, मगर इसके बावजूद उसके अल्फाज ने सयाल बेगम को सख्त शर्मिंदा कर दिया। तभी अहमद रऊफ साहब ने लब खोले। देखो बेटी, हमें मालूम है तुम हम सबसे बहुत नाराज़ हो और तुम्हें नाराज़ होने का पूरा हक है, लेकिन हम तुम्हारे बुज़ुर्ग हैं बेटी। मगर इसके बावजूद हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर दो बेटी, प्लीज़। एक मिनट अंकल। उनके मुल्तजी अंदाज पर निशा ने उंगली उठाते हुए उन्हें मजीद कुछ भी कहने से रोका था। आप किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं मुझसे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भवें उचकाकर उससे कतई अनजान बनने का नाटक किया था, जिस पर अहमद रऊफ साहब ने मदद तलब नज़रों से अदनान की तरफ देखा तो उनकी निगाहों का माफहूम समझते हुए कतरे खंकार का बोला, देखो इंशा, पापा यहाँ तुमसे मेरी गलतियों की माफ़ी मांगने आए हैं। हमने आज तक जो कुछ तुम्हारे साथ किया, इस पर हम सबको शर्मिंदगी है, लेकिन अब हम गलतियों का अजाला करना चाहते हैं। जो रिश्ते टूट गए थे उन्हें फिर से जोड़ने आए हैं। इसलिए प्लीज़ तुम दादाजी को बुलाओ, पापा उनसे बात करने आए हैं। अच्छा, तो पहले बताना था ना, मैं खामखा आप लोगों का कीमती टाइम वेस्ट कर रही थी। वैसे बाबा तो इस वक्त घर पर नहीं हैं, अपने एक दोस्त की तीमारदारी करने गए हैं। इसलिए आप फिर कभी तशरीफ़ लाइएगा, क्योंकि मुझे भी अभी एक ज़रूरी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना है। उसका अंदाज़ इतना पुरएतमाद और अजनबी था कि सयाल बेगम और अहमद रऊफ साहब तो बस उसकी तरफ देखते ही रह गए, जबकि अदनान रऊफ ने शदीद दुख के आलम में सर झटका। तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो इंशा? इतनी कठोर क्यों बन रही हो तुम? दबे दबे गुस्से के साथ अगले ही पल वो चिल्लाया था, जिस पर इंशा ने हासी हफ्की के साथ उसकी तरफ देखा। प्लीज़ स्टॉप इट मिस्टर अदनान। मैं ऊंचा नहीं सुनती और ना ही मेरे इस छोटे घर की दीवारों को बुलंद आवाज़ सुनने की आदत है। और जहाँ तक बात पुराने रिश्ते दोबारा जोड़ने की है, तो इस किस्म की बात आप लोग दादाजी से ही कीजिएगा, क्योंकि मेरे दिल और मेरी ज़िंदगी में अब आप लोगों के लिए कतई कोई जगह नहीं है। समझे आप? निहायत सर्द मगर तीखे लहजे में कहते हुए उसकी छोटी सी नाक सुर्ख हो गई थी। जब अदनान ने सख्त बेबसी के आलम में एक नज़र सयाल बेगम और अहमद रऊफ साहब पर डालकर फिर थके थके से अंदाज में लब काटते हुए वापस अपने जगह आ बैठा। इंशा,
क्या तुम गुजरे हुए वक्त को भुला नहीं सकती बेटा? अहमद रऊफ साहब ने एक मरतबा फिर धीमे लहजे में रिक्वेस्ट की थी। जवाब में इंशा ने किस कदर अफसोस के आलम में उसकी तरफ देखते हुए तंजिया सी मुस्कुराहट के साथ कहा, भुला दिया अंकल, सब कुछ भुला दिया मैंने, और बहुत मुश्किल से भुलाया है। इसलिए प्लीज़ आप दोबारा मुझे कुछ भी याद करवाने की कोशिश मत कीजिए, प्लीज़। बहुत सब के बावजूद भी उसकी आवाज़ भरा गई थी। तब अदनान थके थके से कदमों को घसीटता उसके करीब आ बैठा। फिर कुछ लम्हे खामोशी की नज़र करते हुए टूटे हुए लहजे में बोला, इंशा, प्लीज़ मेरी बात सुनो। देखो, मैं अपनी गुज़िश्ता कोताहियों पर असहद शर्मिंदा हूँ। प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। खुदा के लिए मेरी गुमशुदा मोहब्बत मुझे वापस लौटा दो, प्लीज़। इंतहाई बेबसी के आलम में दोनों हाथ जोड़े वो कितना काबिल रहम लग रहा था, और इंशा ने उसके आंसू को यकसर नज़रअंदाज कर दिया और कतई मजबूत लहजे में अफसोस से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम कितने खुदगर्ज हो अदनान, कि जिस मोहब्बत को तुमने कभी काबिल तवज्जो नहीं जाना, आज उसी मोहब्बत की तलब तुम्हें यहाँ खींच कर लाई, तो तुम सवाली बन गए। मगर मैं कहाँ जाऊँ अदनान, बताओ मुझे। मैंने तो अपनी ज़िंदगी के पौने 7 साल सुलगने में गंवा दिए। वो एक एक दिन, वो एक एक लम्हा, वो मेरी आंखों से गिरा एक एक आंसू, किससे वापस मांगने जाऊं मैं? बोलो, जवाब दो। क्या तुम्हारे इस एहसास पेशेमानी से मेरे वो दिन वापस आ सकते हैं? क्या सॉरी कहकर तुम मेरा वाजी मुझे वापस लौटा सकते हो? इंशा के तीखे अल्फाज ने एक मर्तबा फिर उसे लाजवाब कर दिया था। तभी सर झुकाए वो चुपचाप उसके पाँव को देखता रहा कि इसी असना में दरवाजे पर एक मर्तबा फिर हल्की सी दस्तक हुई, और इंशा ने सिरायत से अपनी भीगी पलकें साफ करके फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। सॉरी बेटे, मुझे वापसी में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है कि रास्ते में मुझे एक अजीज़ दोस्त मिल गया और ज़बरदस्ती इसरार करके अपने घर ले गया। हालांकि मैंने कितना कहा कि मेरी बच्ची घर पर अकेली है, मगर उसने मेरी एक ना सुनी और बस ले गया अपने घर। दादाजी दरवाज़ा खोलते ही उसका परेशान सा चेहरा देखकर वजाहतें देना शुरू हो गए, मगर चलते चलते जैसे ही वो लॉन्च में आए, वहाँ निगाहों के ऐन सामने बैठे अहमद रऊफ साहब, सयाल बेगम और अदनान रऊफ को देखकर एकदम से ठटक गए। दिल और दिमाग में अजीब सी आंधियाँ चलने लगीं। तब कुछ देर खामोश निगाहों से उनकी तरफ देखने के बाद यकायक ही उनके दिल में शदीद दर्द उठा, और वो बायां हाथ दिल पर धरे वहीं ज़मीन पर नीचे बैठते चले गए।